अगर किसी को डायबिटीज़ है तो ऐसा नहीं है कि उसने मेथी खाई और अगले दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड में रहेगी। अगर किसी का लीवर में इशू है, किसी को गट हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो कंट्रोल में रहेगा। अब किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के लिए हम कहते हैं कि आप 10 से 15 ग्राम माइक्रोग्रीन खा लीजिए ताकि आपको उस बीमारी से निजात मिले। को उगाने में आपका महीने का 500 रुपये का भी खर्चा नहीं है। ये इतने सस्ते हैं घर में उगाना कि 500 रुपये से कम में आपको अपनी पूरी फैमिली के लिए आप ये घर में उगा सकते हैं। जो आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर है, जो मैं पालक खा के ले रही हूँ, जो मुझे बहुत कम मात्रा में मिलेगी, इसमें मुझे भरपूर मात्रा में मिल रही है। तो मेरी डिपेंडेंसी विटामिन्स के ऊपर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो मैं अब कोई विटामिन की गोली नहीं खाती हूँ, बदल के माइक्रोग्रीन्स खाती हूँ ताकि मुझे हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलें। अरे वाह। देहरादून से कोई हैं, सुमन नाम है उनका, उनको थायराइड का इशू था। वो कहती हैं कि मैंने 2-3 जगह से थायराइड के टेस्ट कराए और वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, कुछ भी इशू नहीं है। अब वो रेगुलरली माइक्रोग्रीन्स खाते हैं। हाँ जी, ठीक है। मेरे एक और क्लाइंट है जिन्होंने मुझे बोला कि उनके छोटे से बच्चे हैं घर में जिनको थायराइड का इशू है, वो भी बच्चों को अपने माइक्रोग्रीन्स देते हैं और काफ़ी कंट्रोल में है। और जबकि थायराइड ऐसी एक चीज़ हो रखी है कि जिसके लिए आपको दवाई खानी ही खानी पड़ेगी, आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर हमें बच्चों को मनाना हो कि उनको माइक्रोग्रीन हमें खिलानी है तो कैसे हम खिला सकते हैं? क्योंकि आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिस घर में बीमारियां ना हो या दवाइयों का सेवन नहीं किया जाता हो। लेकिन मेरे सामने आप एक छोटी सी चीज देख रहे हैं, अगर आप अपने घर में इनकी एंट्री करते हैं तो इसके बाद ना तो कभी बीमारियां आएंगी, ना ही आपको दवाइयों के ऊपर आधारित रहना पड़ेगा। दोस्तों, ये है माइक्रोग्रीन्स और आज हम आ गए हैं माइक्रोग्रीन लेडी के पास, जिन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, यानी कि इनका सेवन करके खुद को बीमारियों से दूर किया, पूरी फैमिली को बीमारियों से दूर किया। यहाँ तक कि तमाम लोग उनके माध्यम से इनका सेवन करके अपनी बीमारियों को ठीक कर चुके हैं। और यहाँ तक ही सिलसिला जारी नहीं है, तमाम लोग उनके संपर्क में आकर ये माइक्रोग्रीन्स उगाना सीख रहे हैं। इस खास वीडियो के अंदर आज हम सोनिया जी से ये जानेंगे कि आखिर माइक्रोग्रीन्स में ऐसा है क्या जिसकी वजह से बीमारियां बिल्कुल दूर हो सकती हैं, और कैसे आप कम बजट में, बहुत ही कम स्पेस में अपने घर के अंदर आसानी से इन्हें उगा सकते हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, मिलते हैं सोनिया जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनिया है और काफ़ी लोग मेरे से परिचित पहले से ही हैं और मुझे माइक्रोग्रीन लेडी के नाम से सब पहचानते हैं। और अब मैं पूरा माइक्रोग्रीन्स उगाने में लग चुकी हूँ और लोगों की सेहत बनाने में लगी हुई हूँ आजकल। बिल्कुल, और आप बिल्कुल उसी नाम से ही पहचानी जाती हैं, माइक्रोग्रीन लेडी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप तमाम लोगों की सेहत को सुधार रही हैं माइक्रोग्रीन्स के जरिए। और इसी सिलसिले में आज हम आपके पास आ गए हैं, बहुत सारी जानकारी आपसे लेने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जो बहुत सारे माइक्रोग्रीन्स मेरे आगे रखे हुए हैं, कि ये कौन कौन से माइक्रोग्रीन आपने यहाँ उगाए हुए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये कैबेज के लिए लगाए हुए हैं जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ मैंने 2 ट्रे स्पॉकचर के लिए लगाई है, मैं इसको सिर्फ टेस्ट के लिए खाती हूँ। हाँ। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और यहाँ मेथी है जो, और ये भी मेथी है जो कि हमारी डायबिटीज़ में बहुत बेनिफिशियल होती है यूज़ करना। अगर किसी को टेंशन या डिप्रेशन रहता है उसके लिए धनिया के माइक्रोग्रीन्स हैं, और धनिया के माइक्रोग्रीन्स उगाना आसान नहीं होता, ये बहुत ही मुश्किल से उगते हैं, इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं बीट रूट जो कि बिल्कुल फुल ऑफ आयरन जिसको हम बोलेंगे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। पूरा आपने यहाँ पर बोल सकते हैं कि छोटे छोटे खेत यहाँ पर मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल, जहाँ पर यहाँ पर सेहत उगाई जा रही है। तो जैसे कि आपने शुरुआत में ही बोला था कि इसके माध्यम से बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा रहा है या सेहत को बनाया जा रहा है, तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर कैसे ये माइक्रोग्रीन्स, ये इतने छोटे छोटे से पत्ते कैसे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? जी, जो ये हमारे छोटे छोटे पौधे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं सब्जियों के मुकाबले। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हमारा पौधा निकलता है तो पौधे में ना एक पार्ट होता है जिसको कॉटिलेडन बोलते हैं, जिसमें उसके लिए फूड स्टोर होता है। आप देखिए खेतों में भी जब आप पौधे उगाते हैं तो उगते ही उनमें हम खाद नहीं डालते हैं, कुछ टाइम तक वो अपने आप सर्वाइव करता है। वो कैसे सर्वाइव करता है, उसमें अपने लिए खुद का भोजन होता है जो कि हम काट के खा लेते हैं। तो ये जो पौधे का जो भोजन है जो उसके लिए, अगर हम उसको काट के खाते हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर आ जाएंगे। तभी इसको हम कहते हैं कि सब्जी से 40 गुना ज़्यादा हैं। और दूसरा, इसको हम कच्चा खाते हैं, तो कच्चा खाने की वजह से इसके न्यूट्रिएंट ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर 2 पत्ते तक, 2 लीव्स तक हमने इसको माइक्रोग्रीन माना, पौधा बढ़ जाएगा तब भी तो हम उसको खा सकते थे, उसकी सब्जी हम कंज्यूम कर सकते थे, पर उसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट तब नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसको काट लिया, इसके न्यूट्रिएंट तो मैंने खा लिए, फिर इसमें कुछ नहीं बचेगा।
और जब आप खेतों में लगाते हैं तब क्या होता है, आप उसमें खाद डाल रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट और आ रहे हैं। यहाँ पे तो जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये मान सकते हैं कि अगर पौधा बढ़ रहा है तो उसके न्यूट्रिएंट्स और बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, है ना जी है ना? बिल्कुल। तो अगर हम ये मान लें कि एक कटोरी अगर हम सब्जी खा रहे हैं तो इसकी कितनी मात्रा उसमें फायदा पहुंचाएगी? देखिए 40 गुना ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो जो पहली बार खाता है हम कहते हैं आप सिर्फ 5 ग्राम खाइए। तो अगर आप 1 कटोरी पालक खा रहे हैं, सिर्फ 5 ग्राम? सिर्फ 5 ग्राम। हाँ, आपने शुरुआत सिर्फ 5 ग्राम से करनी है इसको, और धीरे धीरे आप उसको 8 ग्राम 10 ग्राम तक ले जाइए। सेफ रहता है कि आप 10 ग्राम तक एक दिन में खा सकते हैं और रोज़ खा सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बॉडी में ये पूर्ति कर देते हैं? देखिए हमारी जो बॉडी है उसको 2 तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जिसको बोला जाता है मैक्रो और माइक्रो। इनका तो नाम ही माइक्रोग्रीन्स है। हाँ। तो मैक्रो में हमारे आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, और माइक्रो में आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसमें ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। ठीक है, जैसे आपने बात की, जब भी आप बता रही थी किसी भी ट्रे के बारे में कि ये इस बीमारी में फ़ायदेमंद है, ये इस बीमारी में फ़ायदेमंद है, जनरली माइक्रोग्रीन्स किन किन बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है? हर तरह की बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। अब यहाँ हम ये क्लेम नहीं करते हैं कि आप इसको खाएंगे और आप अगले दिन ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो ऐसा नहीं है कि उसने मेथी खाई और अगले दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड में रहेगी। अगर किसी का लिवर में इशू है, किसी को गट हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो कंट्रोल में रहेगा। अब किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के लिए हम कहते हैं कि आप 10 से 15 ग्राम माइक्रोग्रीन खा लीजिए ताकि आपको उस बीमारी से निजात मिले। तो एक्चुअली रेगुलर कंज्यूम करना पड़ता है ताकि आपको इसकी जो भी फायदे हैं आपको रेगुलरली मिलते रहें। ठीक है, जैसे कि जितना मुझे पता है, हम काफ़ी समय से आपसे जुड़े रहे हैं। आप इतने समय से जब से माइक्रोग्रीन उगा रही हैं और आपके माध्यम से बहुत लोगों ने ये खाना शुरू किया होगा, तो उन लोगों का क्या रिजल्ट रहा? किस तरीके से क्या उन्होंने सच में बीमारियों को मात दी? मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं और काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि यूनिक फार्मिंग के थ्रू हमने आपका वीडियो देखा था और हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। देहरादून से कोई हैं, सुमन नाम है उनका, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो देखो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। तो उनको थायराइड का इशू था। वो कहती हैं कि मैंने 2-3 जगह से थायराइड के टेस्ट कराए और वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, कुछ भी इशू नहीं है। अब वो रेगुलरली माइक्रोग्रीन्स खाते हैं। हाँ जी, ठीक है। मेरे एक और क्लाइंट है जिन्होंने मुझे बोला कि उनके छोटे से बच्चे हैं घर में जिनको थायराइड का इशू है, वो भी बच्चों को अपने माइक्रोग्रीन्स देते हैं और वो काफ़ी कंट्रोल में है। और जबकि थायराइड ऐसी एक चीज़ हो रखी है कि जिसके लिए आपको दवाई खानी ही खानी पड़ेगी, आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं बिल्कुल उसको। बिल्कुल। ठीक है, तो थायराइड का हो गया, और किसी बीमारी को जिसको रिकवर किया हो? मेरी एक फ्रेंड है, उनको डायबिटीज़ का इशू है, तो मैंने उनको रेगुलरली मेथी के माइक्रोग्रीन्स खिलाने शुरू करे। अब मेथी और रेडिश दोनों ही डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होते हैं। अब उनके भी डायबिटीज़ के पॉइंट्स जो वो कंट्रोल में है। अब वो रेगुलरली खाती हैं, 10 ग्राम वो रोज़ खाती हैं और उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल में है। अरे वाह, ये एक डॉक्टर का काम कर रही हैं आप। पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जो मुझे नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको खाइए। हम कभी भी ये क्लेम नहीं करते हैं कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, दवाइयाँ मत लीजिए। आपको डॉक्टर को दिखाना है, आपने डॉक्टर को सुनना है। हाँ। लेकिन अगर साथ में आप ये ऐड ऑन कर लेंगे तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, तो कितने दिनों में इनको उगाया जा सकता है? कितने स्पेस की इन्हें ज़रूरत पड़ती है ताकि लोग अपने घरों में इसे उगा लें? देखिए, इसको उगाने के लिए जो हमारा साइकिल है 7 से 21 दिन का है। काफ़ी क्रॉप 7 दिन में रेडी हो जाती हैं और कुछ को 21 दिन लगते हैं। अगर मैं यहाँ धनिया की बात करूँ तो इसको कम से कम 15 दिन लगेंगे इस पोजीशन में आने में। ठीक है। और इसकी हम 3 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अच्छा, एक बार आपने बीज डाला, उसके बाद 3 हार्वेस्टिंग आप धनिया की ले सकते हो। आपने इसको कट करा, दोबारा आएगा, दोबारा लीजिए, फिर तीसरी बार आएगा। ठीक तो है। अभी इसको 15 दिन हो गए हैं और इसको भी 5-6 दिन और लगेंगे। अगर आप पत्तों को तो देखिए पत्तों का जो ये जो शेप है, ये धीरे धीरे धनिया के पत्ते कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर सही। आप यहाँ देखिए ध्यान से। और इसको ये 5 दिन में और ये रेडी हो जाएगी। तो इसका जो मुझे साइकिल मेरे यहाँ रहता है, मेरे को कम से कम इसको 20 दिन लग जाते हैं। ठीक है। जब ये रेडी हो जाएगा, कट करके मैं इसकी 2 हार्वेस्टिंग लूंगी। तो अगर ये 20 दिन भी ले रहा है तो मुझे लगता है एटलीस्ट मैं इसको मल्टी कट कर रही हूँ, मैं इसकी 3 हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। ठीक है। मेथी है, मेथी की भी आप 3 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। पर सेकंड और थर्ड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट फर्स्ट हार्वेस्टिंग से कम होते हैं। हाँ, अब सबकी 3 हार्वेस्टिंग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर कैबेज लगाया हुआ है, इसकी एक ही हार्वेस्टिंग लेंगे, इसके बाद इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन आपको उसमें लग सकता है। तो कैबेज को उगाने में कितना दिन लगता है? इसको 10 दिन लगे। 10 दिन के अंदर ये इस तरीके से तैयार हो जाती है। जैसे अगर 7 से 10 दिन की बात हो रही है, डेली हमें किस तरीके से कितना काम इनके ऊपर करना पड़ता है ताकि हम इनको इतने अच्छे से ग्रो कर सकें?
मुझे साथ एक्चुअली बहुत फ़ोन आते हैं कि इतना तामझाम है इसको करने में, कोई तामझाम नहीं है, बहुत इजी है। आपने एक बार ट्रे लगा ली, आपने सुबह और शाम 2 बार इसको चेक करना है और चेक करके देखना है कि आपका जो अंदर नीचे सोइंग मीडियम है कहीं वो ड्राई तो नहीं हो रहा। अगर वो ड्राई हो रहा है तो आपने पानी डालना है, अदरवाइज पानी नहीं डालना है। ठीक है। और दिन में 2 बार ही आपने जाके अपनी ट्रे चेक करनी है और कुछ नहीं करना। मतलब मिनिमम 2 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, मतलब आपको इतना ही टाइम देना होगा दिन का। तो मेरे पास अगर मैंने 15 ट्रे लगाई हैं तो मुझे 5 से 7 मिनट लगेंगे सुबह और 5 से 7 मिनट लगेंगे शाम को उसको चेक करने में। अरे वाह। मैं एक चीज आपसे जरूर ये जानना चाहती हूँ कि कैसे आप माइक्रोग्रीन के संपर्क में आए और कब आपको ये लगा कि हाँ मुझे ये माइक्रोग्रीन्स अपने घर में उगाना चाहिए? मैंने तो शौक में शुरू किया था कि बहुत सारा टाइम मिल जाता है, पार्ट टाइम जॉब है, तो कुछ ऐसा करा जाए कि हम बिजी रहें। तो मैंने सब्जियां उगानी शुरू करी। अब सब्जियों में क्या होता है, अगर आज मैंने पालक लगाई है गमले में तो पालक मुझे 2 से ढाई महीने बाद मिलेगी खाने के लिए और उसको पका के हम खाएंगे तो वैसे हमारे न्यूट्रिएंट खत्म हो गए। पर यहाँ अगर मैं पालक लगाती हूँ तो 10 दिन में मेरी पालक रेडी है और उसको मैंने सैलेड में खाना है। तो जो आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर है, जो मैं पालक खा के ले रही हूँ, जो मुझे बहुत कम मात्रा में मिलेगी, इसमें मुझे भरपूर मात्रा में मिल रही है। तो मेरी डिपेंडेंसी विटामिन्स के ऊपर बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो मैं अब कोई विटामिन की गोली नहीं खाती हूँ, बदल के माइक्रोग्रीन्स खाती हूँ ताकि मुझे हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलें। अरे वाह। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ, बहुत सारी रिसर्च अब इस समय ये कह रही है कि माइक्रोग्रीन्स ही फ्यूचर फूड है। हाँ जी, है ना। और ये भी कहा जाता है कि इकलौता माइक्रोग्रीन ही है जो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, बिल्कुल इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक इसे कहा जाएगा? देखिए ये हम कोकोपीट में उगाते हैं, इसमें हम मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। मिट्टी में आपको पता है बहुत तरह के माइक्रोब्स होते हैं, कीड़े होते हैं हमारे। कोकोपीट बिल्कुल आपकी ऑर्गेनिक है, साफ़ सुथरी है और बेस्ट जर्मिनेशन रेट आपको कोकोपीट में मिलता है। इसको हमने कोकोपीट में उगाया। ठीक है। मुझसे काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि हम मेथी के लिए मेथी दाना खाते हैं, डायबिटीज़ के लिए हम माइक्रोग्रीन क्यों खाएं? तो देखिए, अगर आप स्प्राउटिंग करके खाते हैं कि जैसे मूंग की दाल है, आपने उसको स्प्राउटिंग करके मूंग की दाल को खाया तो मूंग की दाल से भी ज़्यादा इसमें कहीं गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट हैं। सेकेंडली, जब भी कोई मेरा सीड मैच्योर होता है पौधे में आपको पता है खेत में उग रहे हैं, उसमें DAP है, यूरिया है, 10 तरह के उसमें पेस्टिसाइड्स हैं। तो जो हमें पौधे का फल मिलता है उसमें भी वो सारे के सारे आते ही हैं। जब वो सीड देता है तो सीड के अंदर भी वो सब होता है। अब जो हमारा सीड कवर होता है, सीड कवर बहुत हार्ड होता है, तो जो भी हमारे उसमें हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं वो पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जाते हैं सीड के। अब उस सीड्स के मैंने माइक्रोग्रीन उगाए। जैसे मैंने इसमें सीड भिगोया, उसमें से मेरा पौधा निकला सीड कवर तोड़ के। तो सीड कवर के अंदर किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स जा ही नहीं सकते क्योंकि सीड का जो कवर है वो बहुत हार्ड होता है। तो जो अंदर से पौधा निकला इसमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स नहीं है। अब इसका जो आउटर शेल है, जो हमारा सीड कवर है, वो तो ड्रॉप हो गया और हमने माइक्रोग्रीन धो के खा ली, तो इसमें किसी भी तरह के पेस्टिसाइड्स का कोई भी असर नहीं होता। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि लोग अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ चुके हैं कि प्योर ऑर्गेनिक चीज़ यही है और फ्यूचर फूड हम जो कह रहे हैं वो सही बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कब से एक तो आपने ये खाना शुरू किया और कितना आपके शरीर पर इसने फ़ायदा पहुँचाया? इसको 2 साल हो गए मुझे कंज्यूम करते हुए। और जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि मुझे एक छोटी सी इंजरी हुई थी जिसकी वजह से मुझे पार्ट टाइम जॉब में आना पड़ा। और शुरू में तो ऐसे लगता था कि डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ गई क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ, बच्चों को बोल रही हूँ, भाई को बोल रही हूँ। तो वो बड़ा लगता था कि इस उम्र में, छोटी सी उम्र में ही मैं दूसरों पे इतना डिपेंडेंट हो गई हूँ और एनर्जी लेवल्स एकदम डाउन हो गए क्योंकि आप बाहर निकलते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, घर में वैसे ही आपके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। तो मैंने माइक्रोग्रीन, चलो फ्री टाइम में माइक्रोग्रीन्स उगाते हैं, पर जब मैंने इसको कंज्यूम करा तो विद इन अ वीक मुझे ऐसे लगा कि मेरी एनर्जी लेवल्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मुझे कोई विटामिन की टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो मैं इतना लेज़ी रहती थी, बहुत एक्टिव हो गई हूँ काम करने में। तो 2 साल से तो इसको मैं और मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स रेगुलरली खा रहे हैं। अरे वाह, और सभी को ये फ़ायदा पहुँचा रहा है। बिल्कुल जी हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे घर में जो दीदी काम करती है ना, उनकी एक छोटी बेटी थी जिसको आयरन का डेफिशिएंसी हो गया। तो डॉक्टर ने उनको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और ज़्यादा आयरन खाने से आपको पता है जैसे दांत काले होने शुरू हो जाते हैं। तो 3 महीने बाद उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है और उसके लिए अब मैं 3 महीने की दवाई खिलाई, अब आगे क्या करूं। तो मैंने ये ट्रे जो है मैं उन्हीं के लिए ये लगाई है, उनकी बेटी के लिए लगाई है। ये बीट रूट है जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है और इससे आपकी बॉडी में, देखिए, जो भी आप दवाइयों से पूर्ति करते हैं उसकी बजाय अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत हेल्दी आपके लिए, ऑर्गेनिक तरीके से उगा हुआ है और आपकी दवाइयों से इसकी डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाती है। अभी ये रेडी नहीं है, 2-3 दिन इसको और लगेंगे रेडी होने में और उसके बाद मैं इसको कट करके दे दूंगी। आयरन की डेफिशिएंसी के लिए हमें पालक खानी होती है। अब पालक अगर खेतों से उग के मेरे पास आ रही है तो 15 दिन तो उसको वैसे ही हो गए
और जब हम उसको पकाते हैं गैस पे, जहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है तो उसके न्यूट्रिएंट वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए ये हमने उगाया है। और अब उनकी डॉटर पहले से बहुत बेटर हैं। उन्होंने पीछे ब्लड टेस्ट कराए थे और कोई आयरन डेफिशिएंसी अब नहीं आई है उनकी बॉडी में। बहुत अच्छी बात है मैम, ये बिल्कुल एकदम मेडिसिन की तरह काम करेगा। बिल्कुल। और आप इसको पका के भी नहीं खा रहे हैं। आज के देखो बच्चों को पालक खिलाना बड़ा मुश्किल है, कई बच्चे खाते हैं। जहाँ पेरेंट्स वर्किंग है, घर में कोई बच्चों को देखने के लिए नहीं है, तो बच्चे थोड़े मनमानी हो जाते हैं कि नहीं हम ये सब्जी नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। पर आपने इसको जब 5 ग्राम सिर्फ सैलेड के ऊपर छिड़क के बच्चों को खिलाना है और उसकी आयरन डेफिशिएंसी के लिए बहुत उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर बच्चों का जिक्र चल रहा है तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर हमें बच्चों को मनाना हो कि उनको माइक्रोग्रीन हमें खिलानी है तो कैसे हम खिला सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये खिलाना आसान नहीं है। वो सीधे बोल दें कि घास फूस नहीं खाना है हमें, तो क्या वो तरीके हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को खिला सकते हैं? मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं जो मुझे बहुत दिक्कत आती है उनको खिलाने में। बच्चे क्या है वो बड़े हो चुके हैं पर अभी भी उनको खिलाने की बहुत मुश्किल है। देखो मैं हमेशा से वर्किंग रही हूँ, मेरे हस्बैंड वर्किंग रहे हैं। तो होता क्या है, दोनों बच्चों को देखने के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि जो पीछे खा रहे हैं। पर अब जैसे बच्चों को गंदी आदतें भी लगी हुई हैं आजकल, खासकर जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ के बच्चे जंक फूड में बहुत ज़्यादा हैं। तो अब हमने उसका हेल्दी ऑप्शन ये निकाला है कि अगर हम पिज़्ज़ा भी मंगा रहे हैं तो हम घर में ही बनाते हैं। और उसके ऊपर हम ये जब वो बेक करके निकलता है तो काट के हम ये स्प्रिंकल कर देते हैं। अरे वाह जी। आप घर में ऑरिगेनो के आप उगाइए माइक्रोबीन्स, और जब भी आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप घर के ऑरिगेनो डालिए, मार्केट की ऑरिगेनो मत डालिए उसके ऊपर। उसके आप ऑरिगेनो के आप बड़ी अच्छे से माइक्रोबीन्स उगा सकते हैं। अब फ्रूट सैलेड के ऊपर भी, फ्रूट सैलेड के ऊपर जा सकता है। आप बर्गर में इसकी लेयरिंग कर लीजिए। मुझे खुद को सैंडविच बड़े पसंद है, लेकिन मैं मेयो यूज़ नहीं करती हूँ। आपको पता है वो पूरा ऑयल से भरा होता है। तो हम क्या करते हैं, हंग कट के अंदर इसमें हमने अपने माइक्रोग्रीन्स डाल दिए और उसकी लेयरिंग आप सैंडविच पे कर दीजिए, बच्चे खुश होकर खाएंगे। अरे वाह बहुत बढ़िया। आप लेटस के माइक्रोग्रीन्स उगाइए और लेटस की आप लेयरिंग करिए। आप देखिए मार्केट से हम सैंडविच लेके खाते हैं तो उसमें लेटस अंदर पत्ते लगे हुए होते हैं। आप उसके माइक्रोग्रीन में कहीं गुना ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं और उसके माइक्रोग्रीन उगाना बहुत आसान है। अरे वाह, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि ये धनिए के माइक्रोग्रीन खा के स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को निजात पाई जा सकती है। ऐसी क्या चीज़ है धनिए के अंदर जो इसमें हेल्पफुल है? क्या नहीं है इसके अंदर, आप ये पूछिए। हर तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि सिर्फ आपकी दोस्त ही नहीं, हर घर में कोई ना कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल। माइक्रोग्रीन से लेकर बहुत सारी जो इसके संबंध में जानकारी थी वो ले ली। अब एक जानकारी मैं आपसे ही लेना चाहती हूँ कि आखिर इनको कंज्यूम किस तरीके से हमें करना चाहिए? इसको कंज्यूम करने का सिर्फ एक रूल जो सबको फॉलो करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे हम। प्रेफरेबली आप कच्चा खाइए। अगर बच्चे जैसे नहीं खाते हैं माइक्रोग्रीन्स, कई बार बड़े भी नहीं खाते हैं, बच्चों की तो बात छोड़ी, बूढ़े भी नहीं खाते हैं। अगर आज मैं किसी 80 साल के इंसान को बोलूँ कि आपको खाना है तो 4 बार सोचेगा इसको खाने से पहले। तो आप इसको परांठे में डाल के दे सकते हैं। अब परांठा भी देखिए हम सेकते हैं, घी लगाते हैं और सर्व कर देते हैं। आप परांठे में डाल के खा सकते हैं। इसको आपने सिर्फ डीप फ्राई नहीं करना। आप सब्जी बना रहे हैं तो आप उसमें तड़के में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दाल बनने के बाद आप मार्केट से धनिया लाते हैं, पूरी गर्मियाँ हमें धनिया की प्रॉब्लम रहती है। आप घर में माइक्रोग्रीन्स उगाइए और आप इसको अपनी दाल पे डाल के खाइए। हाँ, सिर्फ धनिया ही क्यों, हम धनिए के तौर पर ये अदर जितने माइक्रोग्रीन्स हैं वो डाल सकते हैं धनिया की तरह? बिल्कुल धनिया की तरह आप डाल सकते हैं। आप कुछ भी डालिए, जो घर में आपके अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। और अगर कोई किसी भी तरह से इसको कंज्यूम नहीं करना चाहता तो हम जूस तो बनाते ही हैं घर में सबके लिए। तो जूस में आपने इसकी कुछ मात्रा डाल देनी है बस। अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया। और जूस बनाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि आपने मात्रा है, ऐसा नहीं है कि आपने पूरी ये ट्रे उठा ली और सारी की सारी जूस में डाल दी, नहीं। अगर आप 2 लोगों के लिए जूस बना रहे हैं तो आप इसको 10 से 20 ग्राम तक लिमिट रखेंगे। अगर आपने जूस 3 लोगों के लिए बनाया है तो 15 से 30 ग्राम से ज़्यादा ये नहीं जानी चाहिए। और अगर आपने इसका जूस में कंजप्शन करा है तो फिर आप उस दिन कच्ची मत खाइए, क्योंकि फिर वो ओवर हो जाएगा। अगर आपने इसका 10 ग्राम एक जने को आपने से जूस में दे दिया तो फिर वो उस दिन कच्ची ना खाए। कि किसी ने मुझे बोला कि ये तो हर महीने मैं बीज खरीद रहा हूँ, मैं कोकोपीट खरीद रहा हूँ। देखिए ये ट्रे तो 1 टाइम कॉस्ट होती है आपकी। आपको डेफिनेटली कोकोपीट और बीज खरीदने पड़ेंगे उगाने के लिए। पर आज आप बाहर जाते हैं, आप 700 रुपये का एक सूप खरीदते हैं 5 स्टार में, आप बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, 1000 रुपये का तो पिज़्ज़ा हम ऐसे
खरीद के खा लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम इसको उगाने में आपका महीने का 500 रुपये का भी खर्चा नहीं है। ये इतने सस्ते हैं घर में उगाना कि 500 रुपये से कम में आपको अपनी पूरी फैमिली के लिए आप ये घर में उगा सकते हैं। तो इसको पूरा उगाना- महीने के लिए? पूरे महीने के लिए। अरे वाह। और इसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। तो अगर हम महीने में एक बार कम पिज़्ज़ा खा लें और ये घर में उगा लें तो देखिए कितनी सेहत हम अपनी बना सकते हैं। महीने का एक पिज़्ज़ा स्किप करने की ज़रूरत है और इतने सारे न्यूट्रिएंट्स, मल्टी विटामिन और वो सब चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो हमें ज़रूर शुरू कर देना चाहिए अपने घर में। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी जानकारी माइक्रोग्रीन लेडी से आज यहाँ पर ले ली है, जो खुद की सेहत को सुधार चुकी है और बहुत लोगों की सेहत को सुधारने का काम कर रही हैं। इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी फोकस करना चाहिए कि हम अपनी किचन में एक छोटी सी जगह ऐसी ज़रूर बनाएं जहाँ पर 2-4 ट्रे हम माइक्रोग्रीन्स की उगाएं और डेली उनको कंज्यूम करें। जिस तरीके की चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि सब्जियों से भी 40 गुना ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम बार बार अपने चैनल पर ये बात कर रहे हैं। थोड़ी सी रिसर्च अगर आप करके देख लेंगे, डिटेल में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों इन्हें फ्यूचर फूड कहा जा रहा है। हमारी डिपेंडेंसी इनके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी दवाइयों पर से डिपेंडेंसी हट जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने की कोशिश थी। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि किस तरीके से हम कोकोपीट में उगा सकते हैं, किस तरीके से हाइड्रोपोनिकली उगाते हैं, तो मैम ट्रेनिंग भी देती हैं। तो वीडियो में नंबर भी दिया है, सीधे आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। आगे की सीरीज़ में हम आपको वीडियो में भी दिखाने वाले हैं कि आप कैसे अपने घर पर उगा सकते हैं। पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में हमने माइक्रोग्रीन्स की सीरीज़ में भी दिखाया है, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।